विचित्र पुष्प पार्ट 4। सेनाधिपति गंभीर सिंह सीधे राजप्रासाद पहुंचा। दलाधिपति वीर सिंह ने जो भी बताया राजा को सुनाया। पूरी बात सुनने के बाद राजा प्रताप वर्मा ने कहा, क्या कहा? राक्षस जंतु? ऐसे जंतु की बात तो उस युग में की जाती थी जिसका उल्लेख इतिहास में भी कहीं नहीं किया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि वर्तमान युग में ऐसे राक्षस जंतु के होने की बात की जा रही है। यह असंभव है। जिन लोगों ने इस जंतु को अपनी आंखों से देखा है उनमें से तो कोई भी यहाँ नहीं आया। बस सैनिकों की बताई बात को दलाधिपति ने तुमसे कहा है। हमें अब गंभीर रूप से सोचना होगा कि इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है। हाँ प्रभु। दलाधिपति वीर सिंह ने धराशी कई गांव और घर मात्र देखे हैं, परंतु उस राक्षस जंतु को देखा नहीं है। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि उन सारे गांवों के ध्वंस का कारण प्रकृति का प्रकोप नहीं है, बल्कि कोई दूसरा ही प्रबल कारण है। हमारे सैनिकों ने उस राक्षस जंतु को देखने का जो समाचार हमें पहुंचाया है, मुझे लगता है वह भी निराधार नहीं है। उसे हम बकवास कहकर टाल भी नहीं सकते। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं स्वयं उस प्रदेश में जाऊंगा और जानूंगा कि असल में वहाँ हुआ क्या है। सेनाधिपति गंभीर सिंह ने बड़े विनय से कहा। तब राजा ने थोड़ी देर सोचकर बताया, अच्छा तुम जाओ, परंतु इतना अच्छी तरह से याद रखना कि हमें किसी भी हालत में जनता को इस विपत्ति से बचाना है। मैं राजगुरु को बुलाऊंगा और निर्णय लूंगा कि भविष्य में हमें क्या करना है। जो आज्ञा, कहकर सेनाधिपति राजप्रासाद की पश्चिमी दिशा की ओर गया, जहाँ शरणार्थी स्त्रियां और पुरुष शरण ले रहे थे। सेनाधिपति को देखते ही सैनिकों ने नमस्कार करते हुए कहा, सब सुचारू रूप से चल रहा है प्रभु, यहाँ कोई समस्या नहीं है। शरणार्थियों की देखभाल के लिए राजकुमारी भी अभी अभी पधारी है। गंभीर सिंह घोड़े से उतरा और दोनों ओर निर्मित पत्थर के स्तंभों की कतार के बीच से होता हुआ विशाल मंडप में प्रवेश किया। तब बगल के कमरे में से साधारण वस्त्र पहनी हुई राजकुमारी अपनी दो परिचारकों के साथ बाहर आई। सेनाधिपति को देखते ही उसने कहा, यहाँ के लोगों को खान पान की कोई कमी नहीं है। शिशुओं के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी न हो इसका भी मैंने पूरा ध्यान रखा है। राजवैद्य को भी मैंने जागरूक कर दिया कि वे इस विषय में सावधान रहे, जिससे शिशुओं में स्वास्थ्य की कोई भी तरह की हानि नहीं पहुंचे। राजकुमारी, आपकी बातों से मैं बहुत खुश हुआ। शिशुओं के प्रति आप जो श्रद्धा दिखा रही है बहुत ही प्रशंसनीय है। राजकुमारी ने कहा, यहाँ जितनी भी स्त्रियां सब सुखी है, लेकिन उन्हें अपने पतियों की बड़ी चिंता लगी हुई है। इसलिए अच्छा होगा कि बहुत ही दूर रहने वाले पुरुष एक बार ही सही यहाँ आए और अपनी स्त्रियों और संतान को देखकर जाए। ऐसा ही होगा राजकुमारी। कल शाम तक कुछ लोगों को भेजने का प्रबंध करूंगा। कहता हुआ सेनाधिपति दूसरे शिविर की ओर गया। इतने में दलाधिपति वीर सिंह सामने से आया और नमस्कार करते हुए बोला, आज कुछ और सैनिक घायल होकर लौटे हैं। हमारे वैद्य उनकी चिकित्सा में लगे हुए हैं, किंतु भयभीत वे सैनिक उस राक्षस जंतु के बारे में ही दोहरा रहे हैं। उनके मुंह से उस राक्षस जंतु के अलावा कोई बात ही नहीं निकल रही है। उनके घावों से भी ऐसा लग रहा है कि ये कोई सामान्य घाव नहीं है, अवश्य ही किसी जंतु के आक्रमण के ही कारण हुआ है। ये घाव इस बात के सबूत है कि उस जंतु में अपार शक्ति है। मुझे तो लगता है कि हमें उन सैनिकों की बातों का विश्वास करना चाहिए। यह उनका भ्रम नहीं, वास्तविकता है। हमें अब पूरी सावधानी बरतनी होगी। हर हालत में उस जंतु के विनाश के प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। हम चुप्पी साधे रहे तो हमारे राज्य पर ही घोर आपदा आ सकती है। उनकी बातें अगर सच ही निकली तो अवश्य ही हमारा राज्य भयंकर विपत्तियों में फंस जाएगा। जो भी हो, अब मेरे लिए यह ज़रूरी हो गया है कि मैं स्वयं वहां जाऊं और उस राक्षस जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करूं। अब मैं स्वयं हमारे राज्य के दक्षिणी प्रांत में जा रहा हूं। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। शाम तक पूरी तैयारी करना। सेनाधिपति ने आज्ञा दी। तब दलपति ने पूछा, क्या सेना को भी हम अपने साथ ले जाए? नहीं, तुम्हारे साथ और 3 सैनिकों का आना पर्याप्त है, लेकिन आज रात को पहरे पर जाने वाले सैनिकों को यथावत जाने दो। हम अलग ही जाएंगे। हमारी यात्रा की खबर किसी
तीसरे आदमी को मालूम नहीं हो। सेनाधिपति ने कहा। उस दिन दोपहर को सेनाधिपति, दलाधिपति और 3 सैनिक घोड़ों पर सवार होकर माणिक्यपुरी राज्य के दक्षिणी सरहदों पर तरह चल पड़े। शाम तक समुद्री तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारे के सारे गांव धराशीत हो गए हैं और पेड़ पौधे तक ध्वंस हो चुके हैं। सुनसान उस प्रदेश की रक्षा के लिए नियुक्त सैनिकों ने उनका स्वागत किया। सेनाधिपति और दलाधिपति बिना कुछ बोले उनसे आगे बढ़ गए और समुद्री तट पर बड़ी तीक्ष्णता से परीक्षा करने लगे कि किसी के पांव के निशान कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या। कहीं एक जगह पर उन्होंने देखा कि कोई ज़मीन पर घसीट कर ले जाई गई है। समानांतर 2 विशाल रेखाएं भी उन्होंने देखी। वे रेखाएं समुद्री जल से प्रारंभ होकर उत्तरी दिशा की ओर बहुत दूर तक दिखाई पड़ी। उन रेखाओं के बीच में कहीं कहीं कुछ कालीपन भी दिखाई पड़ा। समुद्री जल के समीप ही भीगी रेत पर उन रेखाओं की जगह पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर दलाधिपति ने सेनाधिपति से कहा, अब कोई संदेह नहीं है कि समुद्र में से कोई बहुत बड़ा प्राणी बाहर आया है। यह प्राणी आकार में अवश्य ही हमारी कल्पना के बाहर है। हाँ, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ। समुद्र से निकला वह वृत्त प्राणी अवश्य ही फिर से समुद्र के अंदर ही चला गया होगा। क्या तुमने इस पर ध्यान दिया कि ये रेखाएं केवल उत्तरी दिशा की ही ओर गई है? सेनाधिपति ने पूछा। हाँ प्रभु, कहकर दलाधिपति तीक्ष्णता से संपूर्ण समुद्री तट की खोज करने लगा कि कहीं कोई और निशानी दिखाई देंगे। थोड़ी देर में अंधेरा हुआ। कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि जो सैनिक पहरा दे रहे हैं उनसे थोड़ी और दूरी पर वे अपना पड़ाव डालेंगे। आधी रात गुजरी। एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ विशाल रेतीला मैदान। आकाश में कहीं कहीं टिमटिमाते हुए नक्षत्रों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सेनाधिपति गंभीर सोच में पड़ गया कि यह हो क्या रहा है। उसने निश्चय तो कर लिया कि यह प्रकृति का प्रकोप नहीं, इससे किसी भी शत्रु षड्यंत्र भी नहीं है। अवश्य ही कोई विचित्र बात है जो किसी की समझ के बाहर है। चौथे पहर के आरंभ होते ही सेनाधिपति ने देखा कि उत्तरी दिशा में काले पहाड़ की तरह कोई एक आकार हिल रहा है। उसे धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए देखकर दलाधिपति को भी दिखाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इधर उधर हिलता हुआ उसका सर पेड़ों से ऊपर से दिख रहा था। वह जब और आगे बढ़कर आया तो उसका भीकर रूप और स्पष्ट दिखाई देने लगा। ताड़ के पेड़ों जैसे उसके पांव थे, अजगर जैसे उसके हाथ थे। उस राक्षस जंतु के भयंकर रूप ने सेनाधिपति के दिल को भी दहला दिया। पूरब में जब सूर्य उदित हो रहा था तब वह राक्षस जंतु समुद्र के गर्भ में अदृश्य हो गया। सेनाधिपति को चलते हुए पर्वत के आकार के उस राक्षस जंतु को देखकर लगा कि कोई भी मानव उसका मुकाबला करने का साहस नहीं करेगा। अब यह भी साबित हो गया कि वह विचित्र जंतु आधी रात को ही समुद्र से बाहर आता है और उत्तरी दिशा की ओर जाता है। फिर सवेरा होते होते सूर्योदय के साथ साथ वह वापस आता है और समुद्र में डूब जाता है। चूंकि उसका मुकाबला असंभव है, इसलिए उसने उन तीनों सैनिकों को राजधानी वापस चले जाने की आज्ञा दी जो उसके साथ आए थे। पहरा देने के लिए पहले ही आए हुए सैनिकों का कोई पता नहीं। प्रभु, उस राक्षस जंतु का सामना करके अपने और सैनिकों के प्राणों खो बैठना कतई विवेक नहीं। दलापति ने निवेदन किया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें अब सोचना चाहिए कि किस उपाय से हम उसे शहर में घुसने से रोक पाएंगे। इसके लिए हमें कई योजना बनानी पड़ेगी। अगर संभव हुआ तो उसके नाश का रास्ता भी हमें ढूंढना होगा। हमें तुरंत राजधानी पहुंचकर राजा को इसका समाचार देना होगा। कहते हुए सेनाधिपति घोड़े पर सवार हुआ। दलाधिपति भी जब घोड़े पर सवार हुआ तब दोनों बड़ी तेज से निकल पड़े और राजधानी पहुंचे। सेनाधिपति जब राजप्रासाद पहुंचा तब महाराजा प्रताप वर्मा राजगुरु गौरीनाथ से परामर्श कर रहा था। उसने जैसे ही सेनाधिपति को देखा पूछा, क्या तुमने उस विचित्र जंतु को देखा है? उसके सुर में बड़ा ही आतुरता थी। देखा है महाराज, सैनिकों की बातों में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह निश्चय ही राक्षस जंतु ही है। फिर सेनाधिपति ने दक्षिणी समुद्र के तट पर देखा हुआ सारा वृत्तांत सविस्तार बताया और कहा,
वह राक्षस जंतु आधी रात को समुद्र गर्भ से ऊपर आता है और सीधे उत्तरी दिशा की ओर जाता है। सवेरा होते होते फिर से समुद्र में विलीन हो जाता है। उसको मारने की शक्ति हम में से किसी में भी नहीं है। चिंताग्रस्त राजा को देखकर सेनापति भी सोच में पड़ गया। तब राजगुरु ने कहा, महाराज, चंद्रकेतु कुलश्रेष्ठ पुजारी से शापग्रस्त हुआ है। मेरी संदेह है कि वही चंद्रकेतु इस रूप में प्रकट होकर संचार कर रहा है। बहुत ही कम मात्रा में विकसित होने वाले शताब्दिक पुष्प हमारे राज्य की उत्तरी दिशा में ही है। उस विचित्र पुष्प के लिए ही राक्षस जंतु के रूप में जीवित चंद्रकेतु उस ओर शायद आकर्षित हो रहा है। इसलिए इस स्थिति में वे शताब्दिक पुष्प ही हमारी रक्षा कर पाएंगे। भला वे विचित्र फूल हमारी कैसी रक्षा कर पाएंगे जिनके बारे में आपने कहा था वे हमारे लिए नष्टदायक है? यह कैसे संभव हो सकता है गुरुदेव? राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। कुलश्रेष्ठ पुजारी से शपित चंद्रकेतु अब इस भूमि पर रह नहीं सकता। उसे वे विचित्र पुष्प ही माणिक्यपुरी की ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम उन विचित्र पुष्पों को उस राक्षस जंतु, मेरा उद्देश्य चंद्रकेतु से है, तो उनके निवास स्थल समुद्र में पहुंचाए तो उस नर राक्षस के इस ओर आने के खतरे से हम बच सकते हैं। अब तो देखना यह है कि यह संपूर्ण कार्य आप में से कौन कर सकता है? राजगुरु ने यूं सवाल किया। गुरुदेव की इन बातों को सुनने पर राजा को श्रृंगमय पर्वतों के निवासी उत्तुंग जाति के लोगों का स्मरण आया। वसंतोत्सव पर आकर विविध स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने वाला युवक उत्तुंग और उसके दोस्तों की याद उसके स्मृति पटल पर अकस्मात आई। उसे यह भी याद आया कि उन लोगों ने उसे अपने यहाँ आने के लिए उसका स्वागत भी किया है। उन विचित्र पुष्पों को राजकुमारी के भेंट में देने वाला भी उत्तुंग ही है। इसलिए राजा ने यह समुचित समझा कि इस कार्य को उत्तुंग को सौंपना ही उत्तम होगा। राजा ने सेनाधिपति से कहा, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए कल ही श्रृंगमय पर्वत जा रहा हूँ। मेरे साथ दलाधिपति वीर सिंह आया तो काफ़ी होगा। फिर गुरुजी को संबोधित करते हुए बोला, गुरुवर, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा सफल हो। कहते हुए आशीर्वाद के लिए अपना सर झुकाया। तुम्हारा निर्णय नितांत उचित है राजन। राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी बलि चढ़ाने के लिए सदा सन्नद्ध उत्तुंग जाति के वीरों से अवश्य ही तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति होगी। लैरंबी माता के आशीर्वाद सदा तेरे साथ हो और वह तुम्हारी प्रजा की रक्षा करती रहे। यूँ कहते हुए राजगुरु ने आशीर्वाद दिया। कहानी अभी बाकी है।